3 मार्च को जज साहब ने, सिंह साहब ने अपना 167 पन्ने का फैसला जारी किया और सुनाया। जज साहब ने 3 को तो बिल्कुल ही निर्दोष करार दे के छोड़ दिया और जो एक बंद है उसके बारे में ये कहा कि ये हत्या का दोषी नहीं है, मर गई वो महिला और इसके करने से ही मरी, लेकिन वो जानबूझ करके उसको मारना नहीं चाहता था। कुछ ऐसा हो गया कि उसका गला दब गया, मतलब जिसको कहते हैं मैन स्लॉटर अंग्रेजी में, बिना योजना के उसकी मौत हो गई। ये उसके मौत का जिम्मेदार है। तो अब उसको क्या सज़ा दी जाएगी अभी तो आजीवन कहा गया, लेकिन आगे फिर देखा जाए। लेकिन जब वो 167 पन्नों का मैंने पढ़ा तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गई। देखिए, आप सोचिए कि 2.5 साल से उनकी कोई कमाई नहीं है, उनको तारीखों पर जाना पड़ता है, सुनवाई पर जाना पड़ता है, गाड़ियाँ किराए पर लेनी पड़ती हैं और उनका खर्चा तो कम हुआ नहीं है, लेकिन उनकी आमदनी तो पूरी तरह से बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो सज़ा तो इस परिवार को मिल रही है। हाथरस में जो हुआ 2019 में दिसंबर के महीने में, तो वो भी एक बहुत चर्चित मुद्दा बन गया। और क्यों बना? इसलिए कि जो सामूहिक बलात्कार की बात हुई वो तो कोई बहुत आम बात है उत्तर प्रदेश में, कि गरीब दलित घर की लड़की घास काटने गई और उसको खेतों में घसीट लिया और उसके साथ बलात्कार हुआ। और ज़्यादातर जो ऊंची जात के होते हैं या उस इलाके में जिनका दबदबा होता है, यहाँ तो ये ठाकुर बाहुल इलाका है, तो ठाकुर लड़के ऐसा करते हैं और कोई ये बहुत अनहोनी बात नहीं मानी जाती। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि एक तो वो तुरंत उसको थाने उसकी माँ ने पहुंचाया, उसकी माँ और बहन ने, और वहाँ पर कुछ प्रेस वाले पहुंच गए जो चलाते हैं यूट्यूब वाले, उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया। उसने कहा भी ज़बरदस्ती, मतलब अब ज़बरदस्ती का मतलब जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र में रहता है वो सब जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। कि हमारे देश में न्याय प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। आप गरीब हैं, आप महिला हैं, ऊपर से आप दलित समुदाय से हैं, तो आपकी कठिनाइयाँ बढ़ती ही जाती हैं न्याय प्राप्ति में। हाथरस केस आपने सुना ही होगा। अभी केस की क्या स्थिति है जानकारी नहीं है, लेकिन लोअर कोर्ट से 166 पेज का जजमेंट आ गया है। एक को सज़ा मिली है और सारा डिटेल्स आप जानते हैं, लेकिन उस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ऑर्डर में क्या क्या लिखा हुआ है। मेरे साथ सुभाषनी अली जी हैं, सीपीएम की वरिष्ठ लीडर हैं, और 166 पेज इन्होंने पढ़ा है पूरा जजमेंट। क्या उसमें लिखा है, क्या है मायने, क्या न्याय हुआ है अथवा नहीं हुआ है, इस सब का विश्लेषण बेहद ही जरूरी है। इसलिए सुभाषनी जी से हम लोग बात करेंगे इस मुद्दे पर। स्वागत है मैम। धन्यवाद। आपने पढ़ लिया जजमेंट पूरा? क्या है जी? 167 पन्ने हैं हिंदी में जी, और 3 मार्च को जी ये फैसला आया था। अब देखिए, मैं बता दूं आपको कि हमारे देश में न्याय प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। आप गरीब हैं, आप महिला हैं, ऊपर से आप दलित समुदाय से हैं, तो आपकी कठिनाइयाँ बढ़ती ही जाती हैं न्याय प्राप्ति में। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अगर कोई केस ऐसा होता है जिस पर काफ़ी प्रचार प्रसार होता है, काफ़ी हल्ला होता है, एक बड़ा मतलब उसके ऊपर कुछ एजिटेशन वगैरह भी होता है, इशू बनता है, तो उसमें न्याय मिल भी जाता है। अब जैसे उन्नाव के केस में जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, उनका जो आरोपी था वो उनका एमएलए था भाजपा का, तो पूरी ताकत उन्होंने लगा दी उसको बचाने में। फिर वो परिवार ने बहुत कुछ झेला, फिर वो आत्महत्या भी करने की कोशिश की। उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और उसकी फिर रिपोर्ट लिखी गई वगैरह वगैरह। और आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि अब वो पूरे परिवार को मारने की साजिश वहाँ चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। और उन्होंने फिर केस को ट्रांसफ़र किया दिल्ली
और उसके बाद उस एमएलए को सज़ा दी गई और बड़ी लंबी सज़ा है, वो निकलने वाले नहीं है जेल से। तो ये होता है जब कोई बड़ा इशू बन चर्चित गया होता है तो फिर न्याय की कुछ उम्मीद होती है। अब हाथरस में जो हुआ 2019 में दिसंबर के महीने में, तो वो भी एक बहुत चर्चित मुद्दा बन गया। और क्यों बना? इसलिए कि जो सामूहिक बलात्कार की बात हुई वो तो कोई बहुत आम बात है उत्तर प्रदेश में कि गरीब दलित घर की लड़की घास काटने गई और उसको खेतों में घसीट लिया और उसके साथ बलात्कार हुआ। और ज़्यादातर जो ऊंची जात के होते हैं या उस इलाके में जिनका दबदबा होता है, यहाँ तो ये ठाकुर बाहुल इलाका है, तो ठाकुर लड़के ऐसा करते हैं और कोई ये बहुत अनहोनी बात नहीं मानी जाती। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि एक तो वो तुरंत उसको थाने उसकी माँ ने पहुंचाया, उसकी माँ और बहन ने, और वहाँ पर कुछ प्रेस वाले पहुंच गए जो चलाते हैं यूट्यूब वाले, उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया। उसने कहा भी ज़बरदस्ती, मतलब अब ज़बरदस्ती का मतलब जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र में रहता है वो सब जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। और वो देखा कि वो बिल्कुल बहुत ही बुरी स्थिति में, खून भी था उसके कपड़ों पर, बिल्कुल बोल नहीं पा रही थी, लेटी हुई थी, बाहर एक चबूतरे पर उसको लिटा दिया गया था पुलिस वालों ने। ये सारी बातें आई और फिर उसको कहा गया अच्छा इसको अब तुम टेम्पो बुला करके जो ज़िला अस्पताल है वहाँ ले जाओ। फिर वहाँ भी ले गए, वहाँ भी उसका मेडिकल नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें पहले दिन ही चली मीडिया में, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इससे फिर वहाँ कुछ लोग भी पहुँचने लगे, मुद्दा भी बन गया। उसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण बात हुई वो ये कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बयान दिया कि बलात्कार नहीं हुआ है, जो कि वो मुखिया है हमारे प्रदेश के। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? और ये भी कहा कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ये हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए भारत में और भारत के बाहर ऐसा कह रही है। खैर उसके बाद ज़िला अस्पताल से उसको रेफ़र कर दिया गया था अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय का मेडिकल कॉलेज है। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा समझना होगा कि यहाँ के डॉक्टर्स वगैरह ज़्यादातर सब मुस्लिम हैं। वो थोड़ा घबराते भी हैं कि मतलब उनकी हर बात को बहुत माइक्रोस्कोपिक तरीके से स्टडी। तो खैर उन्होंने उसका इलाज शुरू कर दिया और फिर उन्होंने कहा कि इसका मतलब बयान लेना ज़रूरी है। तो फिर ये बयान हुआ और डॉक्टरों ने भी फिर उसकी पूरी डॉक्टरी जांच की। ये था करीब 10 दिन बाद घटना के। तब तक तो सारे जो सबूत होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। खैर उसके बाद वो उसकी हालत एक मजिस्ट्रेट के सामने भी उसका बयान हुआ, वो मैं बताऊंगी बाद में क्या हुआ। और फिर उसको दिल्ली सफदरजंग रेफ़र किया गया और यहीं उसकी मौत हो गई। अब उसके बाद जब उसकी बॉडी को लेकर के पुलिस आई तो माँ बाप को उन्होंने बॉडी नहीं दी और प्रशासन के पूरे दबाव में वहाँ की पुलिस ने लाश को माँ बाप से और परिवार से दूर ले जा करके रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल करके फूंक दिया। तो ये एक बात थी जिसने बहुत लोगों को उद्वेलित किया कि ये क्या तरीका है। एक तो रात में आप फूंक रहे हैं, बिना परिवार के आप फूंक रहे हैं, लड़की की मौत हो गई तब भी आपको कोई हमदर्दी उसके परिवार के साथ नहीं है। और ये भी जब वहाँ पर नेशनल लेवल का टीवी पहुँचा, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक है हाथरस, तो नेशनल लेवल के लीडर भी पहुँचे, मतलब सीपीआईएम के भी, वृंदा करात और सीताराम येचूरी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी जानने की कोशिश की, वो चंद्रशेखर भी वहाँ पहुँचे वगैरह। तो एक बड़ा ये मुद्दा बना और चारों तरफ इस बात की बहुत ही थू-थू हो रही थी कि भाई आपने एक तो कैसे कह दिया कि बलात्कार नहीं हुआ, झूठ बोल रही है, फिर आपने कैसे उसकी लाश को बिना परिवार की मौजूदगी के आपने कैसे उसको फूंक दिया। और जो वहाँ पर लोग पहुँचे और जो इंटरव्यू आए उसमें एक चीज़ और भी देखने को मिली कि उस गांव में यही एक वाल्मीकि परिवार है, बाकी सब ठाकुर हैं इनके आसपास, और एक जो आरोपित है उसकी छत और इनकी छत तो मिली हुई है। तो दरअसल उसके बाद कैद
4 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन असली कैद में तो उस लड़की का परिवार रहा है, आज भी रह रहा है। मतलब उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, वो लोग खेतों में नहीं जा सकते हैं, वो लोग घर से बाहर अपनी नौकरी पर नहीं जा सकते हैं, और वो वहीं एक तरह से बिल्कुल तार और सीआरपीएफ के बंदूकों के मतलब छाँव में वहाँ उनको अपनी ज़िंदगी बितानी है। जो उनको सरकारी नौकरी की बात कही गई थी वो नहीं दी गई, घर कहा गया था वो भी नहीं दिया गया। वो बार बार कह रहे हैं कि भाई हमारा केस बाहर ले जाओ, यहाँ नहीं हमको न्याय मिलेगा, वो भी नहीं सुना गया। उनको मुआवजा मिला जो SC/ST एक्ट में मिलता है, और बहुत दिन बाद फिर वो जो 25 लाख सरकार ने वादा किया था वो बहुत दिन बाद मिला। अभी तक क्लियर नहीं पूरा मिला कि नहीं मिला, लेकिन कुछ मिला। लेकिन आप सोचिए कि 2.5 साल से उनकी कोई कमाई नहीं है, उनको तारीखों पर जाना पड़ता है, सुनवाई पर जाना पड़ता है, गाड़ियाँ किराए पर लेनी पड़ती हैं, और उनका खर्चा तो कम हुआ नहीं है, लेकिन उनकी आमदनी तो पूरी तरह से बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो सज़ा तो इस परिवार को मिल रही है। फिर भी सबको उम्मीद थी कि जब भी जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे तो न्याय होगा। तो ये एक SC/ST कोर्ट है वहाँ पर उसी डिस्ट्रिक्ट में जी। उसमें ये ट्रायल चल रहा था। जो मैंने देखा है, जो मेरी समझ में आया, पहले इसमें जो जज थे वो दलित थे, भारतीय उनके नाम के आगे हैं, और उसके बाद जो जज थे जिन्होंने फैसला सुनाया है वो सिंह हैं। और आप सोचिए कि इतनी बुरी हालत थी कोर्ट के अंदर कि दूसरे वकील वहाँ जाते थे, ऊट पटांग बोलते थे, परिवार के जो लोग आए हैं उनको मतलब जलील करने की पूरी कोशिश करते थे। यहाँ तक एक बाप बेटा है वहाँ के बहुत जाने हुए वकील, कहा जाता है कि वो नशे की हालत में आए और उन्होंने इतनी बदतमीज़ी की, और वो जज साहब जो थे भारती जी, वो उन्हीं से इतना घबरा रहे थे कि हाथ जोड़ जोड़ के उनसे कह रहे थे कि आप ऐसा मत कीजिए। तो आप वो माहौल समझने की कोशिश कीजिए जिस माहौल में ये गरीब परिवार, बेसहारा परिवार न्याय तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मतलब बिल्कुल कल्पना के बाहर है। जो उनकी वकील थी जो दिल्ली से जाती थी, उनको भी कहना पड़ा कि मुझे थ्रेटन किया जा रहा है, मेरे साथ धक्का मुक्की हो रही है, तब जाकर फिर CRPF वहाँ पर लगी। अच्छा खैर, उसके बाद वो मुकदमा चलता रहा, और अब वो कैसे उनके दिन कटे होंगे और अब भी कट रहे हैं, समझना बहुत मुश्किल है। खैर वहाँ पर आखिर में 3 मार्च को जज साहब ने, सिंह साहब ने अपना 167 पन्ने का फैसला जारी किया और सुनाया। अब उनका फैसला क्या था? उन्होंने कहा कि बलात्कार नहीं हुआ है। तो जो 4 लोग आरोपी थे, 3 को तो उन्होंने वहीं छोड़ दिया, और जो एक सबसे पहले जिसके बारे में ये पूरा एक कहानी बनाएगी, पता नहीं सच है कि नहीं, कि इस महिला और उसके बीच में कोई रिश्ता था, उनके कुछ फ़ोन पे बातचीत भी होते थे, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो धमकी दे रहा हो इस लड़की को, मतलब कुछ उसको वो जो कहते हैं स्टॉकिंग कर रहा हो। ये भी बहुत आम बात है वहाँ उन गाँव में। खैर जो भी रहा, क्योंकि ऐसा फिर और लोगों ने कहा कि ये दूसरों के साथ भी ये लोग करते थे, इन लोगों के अच्छा मतलब इनका चाल चलन अच्छा नहीं था लड़कों का। खैर पता नहीं। तो जज साहब ने 3 को तो बिल्कुल ही निर्दोष करार दे के छोड़ दिया, और जो एक बंद है उसके बारे में ये कहा कि ये हत्या का दोषी नहीं है, मर गई वो महिला और इसके करने से ही मरी, लेकिन वो जानबूझ करके उसको मारना नहीं चाहता था। कुछ ऐसा हो गया कि उसका गला दब गया, मतलब जिसको कहते हैं मैनस्लॉटर अंग्रेजी में, बिना योजना के उसकी मौत हो गई। ये उसके मौत का जिम्मेदार है। तो अब उसको क्या सज़ा दी जाएगी, अभी तो आजीवन कहा गया, लेकिन आगे फिर देखा जाए। लेकिन जब वो 167 पन्नों का मैंने पढ़ा तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गई। देखिए हमारे यहाँ जो कानून है रेप के बारे में, ख़ास तौर से 80 के दशक में, उसमें काफ़ी परिवर्तन आए जब जनता दल की सरकार बनी थी,
और उसके बाद जस्टिस वर्मा कमीशन ने जब ये तथाकथित निर्भया कांड हुआ था तब उसमें और परिवर्तन किया। और इसमें अब जो पीड़िता है उसका बयान और उसकी बात एक तरह से पत्थर की लकीर है कि उस पर ही पूरा केस चलेगा, उसी पर पूरे केस का दारोमदार है। अब अगर उसका मेडिकल नहीं हुआ तो ये उसकी गलती है, उसके परिवार की गलती तो नहीं है। वो तो तुरंत उसको थाने ले गए। जब थाने के लोग उसको भेजते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो फिर उसका मेडिकल वहाँ पर क्यों नहीं करवाया गया? उसके कपड़े क्यों नहीं वहाँ पर सुरक्षित रखे गए? और फिर जब वहाँ से वो अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजी जाती तो वहाँ भी कोई कोशिश नहीं होती कि इसका मेडिकल कराया जाए और वो सब चीज़ों को सुरक्षित रखा जाए। जो कपड़े वो पहने थी, अगर जो कि उस टाइम पर वो नहीं पहने थी जब उसके ऊपर हमला हुआ, तो उसके फॉरेंसिक जांच में क्या चीज़ निकलने वाली? कुछ भी नहीं निकलने वाला है। तो ये तो प्रशासन की तरफ से भूल है, चूक है कि क्यों नहीं इसका मेडिकल कराया गया। उसके बाद कह रहे हैं, जज साहब कह रहे हैं कि जब थाने के सामने वो वीडियो वाले आए और उसका कुछ वीडियो बना रहे थे तो तब क्यों नहीं बोली? अरे आप सोच सकते हैं कि एक गांव की गरीब दलित लड़की जिसके साथ ये कांड हुआ है उसकी क्या हालत होगी और वो कितनी हिम्मत जुटा पाएगी उन लोगों का नाम लेने में जो ऊंची जात के हैं और वहीं सामने रहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उसने ज़बरदस्ती शब्द का इस्तेमाल किया एक वीडियो में। आपने उस पर भी कोई गौर नहीं किया। अब वो कह रहे हैं माँ ने और भाई ने टाइमिंग को लेकर के उसमें कुछ अंतर विरोध है। अरे एक मतलब परिवार है, अपनी बेटी को नग्न हालत में खेत में पाती है, उसकी चप्पल मिलती है तब वो वहाँ तक पहुँच पाते हैं, उसको उस हालत में देखते हैं, हड़बड़ा के वो उसको थाने ले जाते हैं, वहाँ भी उनके साथ बदतमीजी होती है। वो कौन सी कंडीशन में है कि वो बिल्कुल घड़ी की सुई के हिसाब से 9 बजा था, 9:30 बजा था, ये था वो था, कैसे संभव है? आप आज भी उत्तर भारत में जाइए तो लोगों का टाइम का जो सेंस है वो तो वो सूरज को देखते हुए और इन सारी चीज़ों को देखते हुए करते थे, रफली अंदाजा लगाते हैं, रफ अनुमान होता है। तो और वो इस हालत में, जिस हालत में वो बयान दे रहे थे, क्या दिया तो ये उनको बड़ी तकलीफ है जज साहब को। लेकिन और भी तो बयान है। जब ये अलीगढ़ में भर्ती हुई और फिर जो उसने जब डॉक्टरों से, क्योंकि वो होश और बेहोशी के बीच में वो हो रही थी, कभी बेहोश हो जाती थी तो एक रात को मेरे ख्याल से ये 14 तारीख की घटना आई थी और ये 18 तारीख को समथिंग, जब उसको होश आया तो उसने डॉक्टर से सामूहिक बलात्कार की बात कही, 4 लोगों का बताया। तो उस नहीं, जिस दिन वो आई है अलीगढ़ उसी दिन रात को उसने अपनी माँ से कहा और उसकी माँ ने बाप से कहा और बाप ने जब वहाँ पर डॉक्टर वगैरह से कहा तो उन्होंने कहा देखिए हम इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, जो सीओ हैं आप उनसे कहिए, जब वो लिखेंगे 376 इसमें दर्ज करेंगे तब हम, हालांकि वो डॉक्टरी कर सकते थे लेकिन जैसा कि मैंने कहा शायद वो डरे हुए हो जो भी हो, क्योंकि उनको सस्पेंशन का भी थ्रेट दिया गया था अगर आप याद करें। तो फिर वो बाप जाता है सीओ के तलाश में, फिर वो बड़ी अजीब सी कहानी, फिर वो सीओ आता है और वो फिर ठीक से खुद बयान लेता नहीं है, एक महिला कांस्टेबल उसके साथ आती है, उससे वो कहता है तुम बयान लिखो। मतलब सारी चीज़ें अनियमित तरीके से होती हैं, जो परिवार की गलती नहीं है, जो प्रशासन से जुड़े हुए उस तंत्र के जो लोग हैं उनकी गलती है। और आप सोचिए कि बाद में वो जो वो सस्पेंड भी हुआ, डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, उसने अपना काम किया, तो वो हाथ पैर जोड़ रहा है लड़की के बाप से कि उस दिन मुझे पेचिश की तकलीफ हो रही थी और मुझे पता नहीं, उसने कहा शायद बवासीर है क्या है और इसीलिए मुझे माफ़ कर दो, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे अगर मेरी नौकरी चली गई। तो मतलब आप देखिए ये पूरा कितने अनर्गल तरीके से इस पूरे केस को उन लोगों ने हैंडल किया है
जिनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि न्याय प्रक्रिया को ठीक बहुत से। मजबूती के साथ लागू करें। खैर, उसके बाद फिर वो एक एसडीएम आता है और एसडीएम के सामने भी वो बयान देती है और वो 4 नाम भी लेती है बयानों में। और फिर उसकी डॉक्टरी रिपोर्ट की जब आदेश होता है तो वो कहते हैं कि जो उसकी शारीरिक स्थिति है उसमें रेप की संभावना है, कैन नॉट बी रूल्ड आउट। अच्छा, जब एक विक्टिम कह रहा है कि रेप हुआ है और डॉक्टरी रिपोर्ट कह रही है कि रेप इज नॉट रूल्ड आउट इवन सो मेनी डेज उसके बाद, लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि फॉरेंसिक जांच के हम इंतजार कर रहे हैं। अब ये बेवकूफ़ी बात है, उनको मालूम था कि फॉरेंसिक जांच में कुछ भी नहीं निकलने वाला है। खैर, वो फॉरेंसिक जांच होकर के आता तो उसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि सब कुछ नष्ट हो गया तब तक। उसके बाद फिर उसकी कंडीशन और ख़राब होती है और उसको सफदरजंग ले जाते हैं और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। तो ये जो पूरा 8 या 10 दिन का पीरियड, इसमें आधे से ज़्यादा समय तो लड़की होश में नहीं थी। उसका गला बहुत बुरी तरह से दबाया गया था, उसके शरीर पर तमाम निशान थे। शारीरिक और मानसिक स्थिति उसकी क्या रही होगी, इसके बावजूद उसने ये बयान तो पर्याप्त दिए कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है और फिर उसको मार डालने की भी कोशिश की गई है। ये दोनों बातें उसके बयान से स्पष्ट होती हैं। लेकिन जज साहब जो हैं, वो जो स्पष्ट बयान है उन पर ध्यान न दे करके वो अस्पष्ट बयानों पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ये अस्पष्ट है, उधर तब नहीं कहा, ऐसे नहीं कहा। तो ये तो जूरिस्प्रूडेंस यानी जो न्यायशास्त्र के तो तमाम सिद्धांत थे, बिल्कुल मेल नहीं खाता उससे। तो ये जो मामला है, अब आप सोचिए उस परिवार का क्या हाल है। अब वो काफ़ी मेरे ख्याल से टूट गए होंगे। वो कह रहे हैं हम अपील करेंगे। अब कैसे उनकी मदद की जाए ये भी एक सवाल है। बातचीत हो रही है और उनकी जो वकील हैं उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से आप आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वहाँ पर जो जन दबाव है या आप लिखा पढ़ी करें उसका, अब जैसी वहाँ पर शासन की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा उसका असर नहीं पड़ता है। तो अब ये छोड़ा भी नहीं जा सकता है, लेकिन कैसे आगे बढ़े, आगे बढ़ना है। क्योंकि मेरा तो बिल्कुल ये मानना है, और जब ये कांड हुआ था, जब हमारे मुख्यमंत्री ने वो बयान दिए थे तो उस समय भी हम लोगों ने कहा था, आज भी मैं इस बात को दोहरा रही हूँ कि दरअसल इस केस में बहुत से केसेस होते हैं जिनकी सुनवाई नहीं होती है या जिनमें गरीब लोगों को दबा करके या कुछ भी करके उनका बयान ख़त्म कर दिया जाता है या उनको पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाता है। वो एक अलग स्थिति है। यहाँ पर एक ट्रायल हुआ और एक जज साहब ने फैसला भी सुनाया। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है कि अब जो न्याय प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत हैं, जो हमारे संविधान से, रूल ऑफ लॉ से निकल करके आते हैं कि अपराध के आधार पर अपराधी का ट्रायल होगा और उसके अपराध के सिद्ध होने पर उसको सज़ा होगी। तो वो अपराधी कोई भी हो, अपराध के आधार पर उसकी सज़ा तय है। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, और इसको मैं मानती हूँ, इस सरकार का जो मनोवादी चरित्र है वो इससे सिद्ध होता है कि अब न्याय प्रक्रिया भी कई मामलों में हम लोग देखते हैं कि संविधान या न्यायशास्त्र के जो सिद्धांत हैं उन पर न आधारित ओके, जो मनोवादी सिद्धांत है कि आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, इससे आपके अपराध के बारे में आपका दंड तय किया जाएगा। और इसके साथ जो पीड़ित पक्ष है उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है, वो भी दंड को और सज़ा को प्रभावित करेगा। तो उसमें तो मनुस्मृति में तो साफ लिखा है कि अगर एक छोटी जात का कोई इंसान किसी ऊंची जात के इंसान के साथ अपराध करता है तो बहुत ही सख्त और अमानवीय सजाएं हैं। लेकिन अगर उल्टा है
कम और सर। अपराधी ऊंची जात का है, जिसके साथ अपराध हुआ है, पीड़ित जो है वो छोटी जात का है, तो फिर कोई सजा है ही नहीं, मतलब वो तो माफी है। तो ये जो अब ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि इसके पहले न्याय ही न्याय हो रहा था, या इसके पहले आपके पास पैसा है कि नहीं, आपके पास अच्छा वकील है कि नहीं, आपकी जात क्या, इन चीज़ों का असर नहीं पड़ता था। हाँ, असर पड़ता था, थाने के स्टेज तक पड़ता था। और हमने जब किलवेन मनी का देखा 60 साल पहले, तो जब उन्होंने इस तरह का मनुवादी फैसला दिया तो बड़ा हंगामा हुआ था, और फिर वो रीट्रायल हुआ था और तमाम चीज़ें हुई थी। लेकिन अब तो ये जो सामान्य बात हो रही है, क्योंकि बिल्किस बानो केस में भी हम लोगों ने यही देखा कि वो लोग क्यों छोड़े गए, ये बिल्कुल पक्की बात है। उस पे तो अभी सुप्रीम कोर्ट में आप गई हैं ना? हाँ, कल हमारी हियरिंग भी है। लेकिन मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगर पीड़िता का धर्म दूसरा होता और अगर अपराधियों का धर्म दूसरा होता तो इनको छोड़ा नहीं जाता। तो ये मेरे ख्याल से बहुत समझने वाली बात है। केवल एक उस हाथरस की बेटी के साथ अन्याय का सवाल नहीं है, ये ट्रेंड है, एक तरह का माइंडसेट ट्रेंड है। और अगर ये न्याय प्रक्रिया ही बिल्कुल दूसरी तरह से अब चलेगी तो फिर किसी को भी न्याय मिलने वाला नहीं है। कोई भी फिर न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता है अगर वो शासकों के साथ का ना हो, या जो तथाकथित उच्च वर्ण हो उनका ना हो, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ही डरावनी और बहुत ही गंभीर बात है। एक मैं और आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया था कि ये जो उसकी लाश ले जा करके इन लोगों ने जलाया, तो ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, और उन अधिकारियों को भी दंडित किया जाना चाहिए। तो वो एक तो मैंने वो सीओ मतलब वो, और एक जो वहाँ के एसपी थे वो भी सस्पेंड हुए। लेकिन जो उच्च अधिकारी थे जिन्होंने इसका आदेश दिया था, और जो चीफ मिनिस्टर खुद ही कह रहा था कि लड़की झूठ बोल रही है, उनके ऊपर किसी तरह की कोई आंच नहीं आई है, और वो सब जो है वो बहाल हो गए हैं जी। तो हाथरस मामले में न्याय नहीं हुआ, सुभाषिनी अली जी कह रही हैं। मामला शायद अपील में जाए हाई कोर्ट में। लगता नहीं है कि इसमें न्याय हुआ है, मतलब लगता नहीं है, सब प्राइमा फेसी। जी, शुक्रिया। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में।